नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह घटना भी उसी वक्त की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली था। आज की घटना 2020 की है। महीना अगस्त, तारीख 7, थाना उझानी, जनपद बदायूं। गांव अघोली, थाना उझानी के रहने वाले नन्हेलाल सन ऑफ पर्वतलाल ये थाने पर आए और इन्होंने बताया कि उनका लड़का, नाबालिग लड़का गोविंद, जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है, वो ई रिक्शा चलाता है। ई रिक्शा आप सभी जानते होंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। बैटरी से चलने वाला रिक्शा, बैटरी से चलने वाला ऑटो। वो रोज की तरह सुबह घर से सवारियों के लिए निकल जाता है और उसके बाद शाम को वापस आ जाता है। 2 अगस्त को सुबह वो निकला, रात में नहीं आया। हम लोगों को लगा शायद कहीं दूर की सवारी उसने ले ली, इस वजह से रात हो गई, कहीं रुक गया होगा। जब 2 दिन तक नहीं आया तो हम लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया। उसका कहीं पता नहीं लगा। आज मजबूर होकर थाने पर आया हूं। उसका कोई पता नहीं लग रहा है। कृपया इसमें हमारी मदद करें। एक तहरीर लिखी हुई जिसमें गोविंद का हुलिया, कद, काठी, रंग और क्या उस समय जब वो घर से निकला था किस तरह के कपड़े पहने हुए था। एसएचओ यानी प्रभारी निरीक्षक विनोद चाहर थाने पर मौजूद थे। उन्होंने फौरन गुमशुदगी लिख ली और अपने सब इंस्पेक्टर जितेंद्र को गुमशुदगी की जांच का जिम्मा दे दिया। जितेंद्र ने जो गुमशुदगी की एसओपी होती है वो फॉलो की। हुलिया, रंग, फोटो, किस तारीख से गायब है, क्या पहने हुए है, एक पोस्टर छपवाकर उन्होंने सभी सार्वजनिक स्थानों के लिए भेज दिया। यह काम बाकायदा लिखा पढ़ी में किया जाता है ताकि कल को अगर कोई बात हो तो उनके पास ये जवाब हो कि साहब गुमशुदा की तलाश में जो प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा फॉलो किया गया है। अखबारों में इश्तहार दे दिए गए उसी दिन। दूरदर्शन को एक एप्लीकेशन के साथ जो उनकी कुछ उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा करने के बाद भेज दिया गया कि इस गुमशुदा की तलाश के लिए प्रयास किए जाएं। बदायूं डिस्ट्रिक्ट ने अपने स्तर से सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, चाहे वो एसओ का हो, एसएचओ का हो, राजपत्रित अधिकारियों का हो, नीचे चौकी इंचार्ज और बाकी थानों का हो, फोटो और हुलिया सब जगह सर्कुलेट कर दी गई। इसी बीच में 8 अगस्त को, 7 को उन्होंने सूचना दी। 8 अगस्त को शाम को ये सूचना आई कि उझानी क्षेत्र के ही भद्रौल के जंगल में एक अनआइडेंटिफाइड लाश पड़ी है जो बुरी तरह से सड़ गल गई है, कीड़े पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। लेकिन जो वो कपड़े पहने हुए था वो हुलिया बिल्कुल इसी गुमशुदा से यानी गोविंद से मैच करता है। गोविंद के पिता नन्हेलाल को बुलाया गया। नन्हेलाल मौके पर गए ददराल के जंगल में, भद्रौल के जंगल में, और उन्होंने स्पष्ट रूप से पहचान की कि ये उनका बेटा गोविंद ही है जिसकी ये लाश जंगल में पड़ी है। फौरन इसकी सूचना एसएचओ ने कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी संबंधित को दी कि साहब जो कल परसों में गुमशुदगी लिखी गई थी वो अज्ञात लाश जो बरामद हुई है ये वही व्यक्ति है। काफ़ी दिन पहले इसकी हत्या हुई है ऐसा लगता है प्राइमा फेसी, और लाश बुरी तरह से सड़ी गली है, कीड़े पड़ गए हैं। डॉग स्क्वाड आया,
फॉरेंसिक टीम आई, क्राइम ब्रांच वाले आए, सर्विलांस वाले आए, सारे लोग आ गए। स्मेल इतनी पंजेंट थी कि न तो अपेक्षा थी कि डॉग स्क्वाड कुछ कर पाएगा और न ही डॉग स्क्वाड कुछ कर पाया। हैंडलर ने पहले ही मना कर दिया, साहब बहुत मुश्किल है। बॉडी के आसपास थोड़ा दूर जहां गंध थोड़ी सी कम थी, वहां की स्मेल लेने के बाद भी डॉग कहीं हिला नहीं, कहीं गया नहीं। फॉरेंसिक वालों ने फिजिकल एविडेंस यानी भौतिक जो चीज़ें होती हैं वो तलाश करने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। सूखा हुआ ब्लड जो निकला था और बाकी चीज़ें जो आसपास सामान्य थीं, खून आलूदा मिट्टी, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, आसपास अगर कोई फुटप्रिंट दिखाई पड़ा उसकी फ़ोटोग्राफ, ये सब चीज़ें लेकर फॉरेंसिक की टीम भी वहाँ से वापस चली गई। सर्विलांस वालों ने मृतक का नंबर, वहाँ का BTS, सेल ID का डाटा, जो उनके काम का था वो सब कलेक्ट किया। 1-2 घंटे में वो भी चले गए। अब सबसे खराब और सबसे दुरूह, सबसे कठिन काम पंचायतनामा का भरा जाना, पंचनामा का भरा जाना। उसके लिए शरीर पे सभी जगह चोटों के निशान देखे जाने थे। जुलाई अगस्त का महीना, तापमान अपने चरम पे था, अपने पीक पर था। बॉडी 2 दिन में ही खराब हो जाती है, ऐसा लग रहा था ये 4-5 दिन पुरानी बॉडी है। पूरे बॉडी की स्किन पील ऑफ हो गई थी, यानी चमड़ा उतर गया था, जगह जगह से पानी निकल रहा था। वही तरीका रुमाल में कपूर बांधकर सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों ने उसको उलट पलट के चोटों के जो भी निशान समझ में आए, क्योंकि इतनी खराब होने के बाद लाश के जो कटिंग्स उसमें आ जाती हैं नेचुरल प्रोसेस में, उसका ये पता करना मुश्किल होता है कि ये चोट थी या फिर लाश के सड़ने की वजह से ये जगह जगह दरारें आ गई हैं। बहरहाल जो भी था वो लिखकर पंचायतनामा में राय पंचान ली गई। पंचान भी इसमें कोई राय व्यक्त नहीं कर पाए कि इसकी मृत्यु कैसे हुई होगी। पंचायतनामा के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। अगले दिन पोस्टमार्टम किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश कुमार ने। मौत का कारण उन्होंने नहीं लिखा। कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी एसर्टेन्ड, यानी इतनी बुरी हालत में ये लाश है कि मौत का कारण बता पाना संभव नहीं है। और इतनी बुरी तरह से सड़ी गड़ी लाश में विसरा निकालकर प्रिजर्व किया जाना भी संभव नहीं है। सो विसरा कुड नॉट प्रिजर्व्ड। पुलिस के पास कुछ भी हाथ में नहीं था कि मर्डर है, नेचुरल डेथ है, क्या है, क्योंकि उसके पास कोई चीज बरामद नहीं। उसका ऑटो ई-रिक्शा भी बरामद नहीं हुआ, उसका आधार हमेशा उसके पास रहता है, वो भी बरामद नहीं हुआ। एक पर्स वो रखता है, वो भी बरामद नहीं हुआ। तो ये माना गया कि इसकी हत्या की गई होगी। विवेचक वहां गए जहां से ये ई-रिक्शा स्टैंड है। अब तो टेम्पो स्टैंड, ऑटो स्टैंड, मिनी बस के स्टैंड, ये सब ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। सारे स्टैंड की जगह पर अभी ई-रिक्शा खड़े होते हैं। घर वालों ने जिस स्टैंड पर जाना बताया कि सुबह सुबह ये इसी स्टैंड से सवारी लिया करता था। विवेचक पूरी टीम के साथ वहां भी गए। लोगों ने ये बताया कि हाँ सवेरे आया था, सवारी लेकर गया। सवारी कौन सी लेकर गया, कहाँ लेकर गया, कितने लोग थे, इसके बारे में कोई जानकारी वहां से नहीं मिल पाई। लिहाजा विवेचक वहां से भी खाली हाथ वापस आ गए। वहां से ये सीधे गांव ददरौल के जंगल में गए जहां मृतक की बॉडी मिली थी। वहां पर
लोगों से बातचीत करने पर यह तो पता लगा कि साहब ये ऑटो का रास्ता नहीं है, क्योंकि उस तरफ आगे के लिए कोई रोड ऐसी नहीं है जहां पर किसी को जाना हो। यह टेम्पो तो दिखाई दी थी 2 या 3 अगस्त को। इस पर 2 नौजवान लड़के बैठे हुए थे। कहां गए, कब वापस आए, इसके बारे में बता पाना मुश्किल है। गांव के उस रास्ते से जहां से वो ददरौल की ओर जाने का रास्ता है, वहां कई जगह लोगों से, दुकानदारों से, चाय वालों से, पान वालों से, तमाम लोगों से ये बात पूछी गई और ये तय हो गया कि ई रिक्शा इसी रास्ते से जंगल की तरफ गया था और इस पर 2 नौजवान लड़के सवार थे। उनके पास सामान क्या था ये भी कोई बता नहीं पाया। काफी दिन हो गए और ये पता नहीं लग पाया कि आखिर वहां तक ये गया क्यों, कौन लोग हो सकते हैं, मोटिव क्या हो सकता है। फिलहाल एक मोटिव पुलिस के दिमाग में आया कि शायद ई रिक्शा लूटना इसका मोटिव रहा होगा। पूरी टीम हेडक्वार्टर में सर्विलांस ऑफिस में पहुंची, सर्विलांस सेल के ऑफिस में गई। इस बार वो पूरी तैयारी से उन संदिग्धों के नंबर भी जो टेम्पो स्टैंड पर रहते हैं, कभी सवारियों के ले आने ले जाने में किसी से इसका झगड़ा हुआ हो, उनके नंबर, जो भी छोटी मोटी बातें स्टैंड पर बताई गई, उस सब तैयारी से ये लोग सर्विलांस ऑफिस पहुंचे और उनको बताया कि अब आप ही का भरोसा है, हम किसी भी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। सर्विलांस वालों ने भरोसा दिलाया कि आप परेशान न हो, जो डंप डाटा वहां से बीटीएस निकाला गया था वो मैनेजेबल है, यानी वो देहात का इलाका है, वहाँ पर ट्रैफिक उतना नहीं था मोबाइल का, जिससे उसका जो डाटा है उसका वॉल्यूम बहुत कम था और उस वॉल्यूम को एनालाइज करना उतना मुश्किल नहीं है। 1 दिन का वक्त मांगा, उन्होंने कहा हम एनालाइज कर देंगे। अगले दिन उन्होंने 2 मोबाइल नंबर दिए कि ये 2 मोबाइल नंबर ऐसे हैं जो जिस वक्त पे इस टेम्पो का वहाँ से गुजरना बताया जा रहा है, ये सब उसी लोकेशन से ये गुजरे हैं जो सीडीआर में सेल आईडी में पाया गया। करीब 2 घंटे उस मौके पर रहे हैं, उसके बाद वहाँ से फिर वापस उझानी की तरफ लौट आए हैं। उन दोनों नंबर्स को, उनका जो कैफ था, उनकी जो आइडेंटिटी थी, उनको फिजिकली वेरीफाई किया गया। उनमें से एक फोन धारक अर्पित शर्मा उर्फ धर्मेंद्र सन ऑफ मनोज शर्मा और दूसरा अर्जुन पुत्र परशुराम प्रजापति, कुम्हार जो सब टाइटल लिखते हैं अपना प्रजापति। इन दोनों की उम्र 18-19 साल और ये प्रेस मिल कंपाउंड थाना उझानी में ही है, वहां के रहने वाले थे। इनको ढूंढा गया और 31 अगस्त को ये दोनों मिल गए, थाने पर लाया गया। बच्चे की हत्या हुई थी, नाबालिग बच्चे की, गंभीर घटना थी, लिहाजा इनसे पूछताछ शुरू हुई। अच्छी वाली पूछताछ, बहुत अच्छी वाली पूछताछ और ऊपर से और अच्छी वाली पूछताछ। दाएं बाएं की किस्से कहानी बताते रहे कि मैं तो बरेली गया था, मैं तो फला जगह गया था, ये हमारे पास सिनेमा हॉल का टिकट है। अपराध करने वाला अपने बचाव के सारे रास्ते रखता है। वो जानता है कि जब कभी फंसेंगे, अव्वल तो फंसेंगे नहीं, अगर फंसेंगे तो कम से कम कंफ्यूज करने के लिए कुछ हमारे पास होना चाहिए। सीडीआर की लोकेशन से कन्फ्रंट किया गया, किससे किस लोकेशन पे बात हुई ये भी नेम एड्रेस निकालकर सीडीआर से उनको बताया गया। दोनों की समझ में आ गया कि पुलिस के पास सब कुछ है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी दाएं बाएं करते रहे तो फिर वही सत्य बोला कि यंत्र, कोई
और चारा नहीं था, कोई और सहारा नहीं था, कोई और जरिया नहीं था सही बात पता करने का। सत्य बोलक यंत्र शुरू होते ही थोड़ी देर के बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो दिखाई देने लगे और जोर जोर से चिल्ला के सारी कार्रवाई को रोकने के लिए कहा और बोले सब सही सही बताते हैं। दोनों से अलग अलग बातचीत हो रही थी, दोनों को अलग अलग सत्य बोलक यंत्र के प्रयोग से बोलने को मजबूर किया गया था। उन्होंने बताया कि स्टैंड पर हम लगभग रोज आया करते हैं। बड़ी संख्या में नाबालिग लड़के ही आजकल ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चलाते हैं क्योंकि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती और हमें माकूल लड़का कोई दिखाई दे जाता है, उससे दूर किसी जंगल की लोकेशन की बात करते हैं और मृतक से भी हम लोगों ने ददरौल के जंगल की बात कही। उसने पूछा भी कि वहां तो कोई बस्ती नहीं है। उन्होंने कहा हम लोग पिकनिक मनाने चल रहे हैं, 2 घंटे वहां रुकेंगे, उसका जो एक्स्ट्रा किराया है वो भी तुम ले लेना। वो राजी हो गया। उसको लेके गए जंगल में एक सेफ जगह, वहां आसपास आने जाने वाला कोई नहीं था। एक सेफ जगह इन लोगों ने ढूंढी, जो अंगोछा सिर पे लगाने वाला है उसको बिछाया, कुछ खाने पीने का सामान और कुछ शराब वो अपने साथ ले गए थे। उन्होंने गोविंद से भी शराब पीने को कहा। गोविंद ने साफ मना कर दिया कि हमारे यहां शराब नहीं पी जाती। थोड़ी देर वो लोग खाते पीते रहे। उसके बाद अचानक गोविंद को दबोच लिया, जमीन पर गिरा लिया। एक एक करके दोनों ने उसके साथ कुकर्म किया, शराब पीते रहे। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि गोविंद मर चुका था। दिन की बात थी। जब उन्होंने देखा कि वो लगता है मर गया, सांस नाड़ी बंद हो गई, रक्त रंजित उनका जो अंगोछा जो बिछाया था वो भी रक्त रंजित हो गया। तो अर्पित का कहना था कि थोड़ा हम लोग घबरा गए कि अब क्या करें इसका। एक राय तो ये हुई कि इसको इसी ई रिक्शा पर बिठा के हम लोग खुद ही ले चलते हैं, कहीं और फेंक देते हैं, या इसको इस ई रिक्शा पर बिठा के जहां हम लोगों को जाना है वहां तक कहीं किसी जगह पर छोड़ देंगे, ताकि कल को कोई आए तो पहचान जाए कि ये आदमी है, ये ई रिक्शा है। लेकिन अर्जुन ने यह करने से मना कर दिया कि फंसोगे, तुम भी फंसोगे, हमको भी फंसाओगे। चुपचाप यहां से इसके सारे जो जेब में जो कुछ भी है पहचान का सामान वो सब ले लो और हम लोग ई रिक्शा लेकर यहां से चले चलते हैं। ये ई रिक्शा लेकर वहां से चले गए। प्रेस मिल कंपाउंड में जहां ये रहते हैं पीछे की तरफ काफी झाड़ झंखाड़ है, वहां ले जाकर ई रिक्शा को खड़ा कर दिया। कपड़े धोए, जिस अंगोछे पर ये कुकर्म किया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा ब्लड जिसमें लगा था, उसको भी धोया और इसे एक पन्नी में मोड़ के, जो आटा दाल चावल का एक डिब्बा होता है पुराना, उसी में रख के और उसे भी टेम्पो के पास फेंक दिया। उनकी स्वीकारोक्ति के बाद, और दूसरा वो अनुसूचित जाति का था, फौरन जो लिखी हुई गुमशुदगी थी उसको क्राइम नंबर पर लाया गया। अब हुआ क्राइम नंबर 206/20, धारा 302 यानी हत्या, 201 यानी हत्या के साक्ष्य को छिपाना, 377 यानी अप्राकृतिक मैथुन सोडोमी, और 325 SC/ST एक्ट के साथ साथ 4/6 पॉक्सो एक्ट
में इस गुमशुदगी को तरमीम कर दिया गया। चूंकि SC/ST एक्ट से संबंधित विवेचना थी, तो विवेचना क्षेत्राधिकारी उझानी अनिरुद्ध सिंह को दी गई। आप लोग शायद अनिरुद्ध सिंह से परिचित होंगे। लंबा, स्मार्ट, तमाम बॉलीवुड की फिल्मों में छोटे छोटा रोल करने वाला ये पुलिस अधिकारी बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस अधिकारी भी है। मेरी बरेली में DIG रेंज और IG रेंज की तैनाती के समय लगभग 1 वर्ष मैंने इसके काम को बहुत नज़दीक से देखा है। आप सर्च करिएगा अनिरुद्ध सिंह के बारे में, आपको नेट पर जानकारी मिल जाएगी। विवेचना उसने स्वयं अपने हाथ में ली, क्योंकि SC/ST एक्ट की विवेचना गस्टेड ऑफिसर ही करते हैं। और जो इसके वीक पॉइंट थे, सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट जो विवेचना में था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई चीज़ स्पष्ट न होना। डिफेंस का लॉयर वहाँ कहेगा साहब सांप काटने से मरे थे, हमारे पास क्या जवाब होगा। विसरा भी प्रिजर्व नहीं है कि उसमें कोई पॉइजन आ जाए, विसरा था ही नहीं। लेकिन अनिरुद्ध ने इसकी विवेचना में सारे लूप होल्स प्लग किए। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सहारा लिया, इतने बजे गए, इतने बजे गए, इतने बजे गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मृत्यु का समय था वो इन लोगों की CDR के लोकेशन से मैच करता था। और इस तरह इन दोनों को 31 अगस्त को गिरफ्तार किया और अनिरुद्ध सिंह ने PM करता जो डॉक्टर थे, डॉक्टर दिनेश कुमार, उनका डिटेल्ड बयान लिया कि किन कारणों से आपने कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन्ड लिखा था। उन्होंने विस्तार से बताया कि इन कारणों से हम कॉज ऑफ डेथ नहीं लिख सकते थे। पोस्टमार्टम की एक एक जो उसमें एंट्रीज होते हैं उसके बारे में डिटेल उनसे बयान लिया। उन्होंने कहा कि चूंकि पूरी इपिथीलियम यानी त्वचा यानी स्किन वो बॉडी से अलग हो गई थी और हम स्किन पर ही चोट के प्रकार नोट कर सकते थे, इसलिए हम किसी प्रकार की चोट को नहीं लिख सकते थे। और अप्राकृतिक मैथुन, अप्राकृतिक संभोग के बारे में कोई भी राय दिया जाना उचित नहीं था, या हम दे ही नहीं सकते थे, शव की इतनी खराब हालत हो गई थी। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके, बयानों को, जो एविडेंस मिले थे उनको, चार्जशीट नंबर 229 7 सितंबर 2020 को अदालत में दाखिल कर दिया गया। आज की घटना, फिर एक अबोध बालक की हत्या हो गई, अनायास हत्या हो गई, बिना बात के हत्या हो गई, बिना उसकी कोई गलती, किसी प्रोवोकेशन के उसको अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन इसके मूल में एक चीज है, आज ई-रिक्शा का जिक्र आया है तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज से करीबन 15-20 साल पहले, 20 साल, लगभग 20 साल पहले, शहर की गलियों के कम्युनिकेशन में या उसके ट्रांसपोर्ट में 4 से 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी के ट्रांसपोर्ट में रिक्शा का प्रयोग होता था। मैनुअल रिक्शा जिसको आदमी खींचते थे। सजे धजे रिक्शे बहुत हम लोगों के पढ़ाई लिखाई के ज़माने में शहरों में दिखाई देते थे। हम लोग खुद भी इन्हीं रिक्शों का प्रयोग करते थे। और सवेरे सवेरे शहर की सड़कें पटी होती थी, छोटे छोटे बच्चे इसी रिक्शे से स्कूल जाया करते थे। एक छोटे से रिक्शे में 8-9 बच्चे, छोटे बच्चे प्राइमरी से थोड़ा ऊपर के, ये बैठते थे और उनकी जो पानी की बोतल और उनका जो बैग होता था वो बगल में जो उसकी रिक्शे की छतरी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए जो लोहे की पतली पतली पट्टियां होती हैं उसमें लटकाया गया होता था। एक मेन सीट जिसमें 3 बच्चे और कभी कभी 4 बच्चे बैठते थे। दूसरी रिक्शा चालक के ठीक पीछे लगी हुई एक पटरी जिसमें रिक्शा चालक की पीठ और बच्चों की पीठ सटी हुई रहती थी।
3-4 बच्चे उसमें, और एक पटरी जो मुख्य सीट है उसके पीछे लगी होती थी, जिसमें 3 बच्चे पीछे की तरफ मुँह करके, सड़क की तरफ मुँह करके बैठे रहते थे। हल्ला गुल्ला, कोलाहल, चिल्लपों, हंसी मजाक करते हुए ये बच्चे आपको पूरे शहर में, हमारी एज ग्रुप के लोग जो शहरों से संबंध रखते हैं या छोटे छोटे कस्बों से जहाँ स्कूल हैं संबंध रखते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा, करीब करीब 40-50 साल तक शहर की और देहात की सड़कों पे इसी रिक्शे ने राज किया था, मैनुअल रिक्शे ने। अचानक 20 साल पहले टेम्पो आ गए, डीजल से चलने वाले। सामने जो इंजन, बड़ा इंजन होता था, उसको ढका हुआ लंबा सूंड जैसा, उसको गणेश टेम्पो भी हमारे यहाँ इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज हो गया है, उसमें ये गणेश टेम्पो के नाम से मशहूर था। थोड़ा बड़ा हुआ करता था, खचाखच भरा जाए तो 10 लोग आ जाते थे, आराम से बैठने वाले 6-7 लोग आते थे। 1-2 लोगों को ड्राइवर अपने बगल वाली सीट पर बिठाता था। तेज थे, समय कम लेते थे, डीजल के थे इसलिए पैसा भी कम लगता था, तो लोगों ने रिक्शे की अपेक्षा टेम्पो से छोटी 10-12-15 किलोमीटर की दूरी रिक्शे की अपेक्षा टेम्पो से तय करना पसंद किया, प्रेफर किया, और ये रिक्शे धीरे धीरे कम होने लगे। इस तरह के टेम्पो की भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं रही, ये भी 10-15 साल चलने के बाद इनकी जगह ऑटो आ गए, खासकर वो बजाज के ऑटो, 3 पहिया वाले, जिसमें आगे बीच में ड्राइवर, स्कूटर की तरह उसका हैंडल, कभी कभार उसके बगल में एक आदमी के बैठने की जगह, पीछे जो पीछे वाली सीट है उसमें 2, और उसके ठीक सामने एक नई सीट बनाकर उसमें 2, यानी कुल 4-5 आदमी आराम से चले जाते थे। टेम्पो के साथ ये समस्या थी कि छोटी मोटी गलियों में, शहरों में बहुत गलियां हैं, खासकर बड़े शहरों में, वहाँ ये बड़े वाले गणेश टेम्पो नहीं जा पाते थे। लेकिन ये ऑटो ये छोटी मोटी गलियों में, पतली गलियों में भी जाने लगे। धीरे धीरे टेम्पो देहात की तरफ चले गए, लंबी दूरी के लिए, 20-25 किलोमीटर के लिए, और पूरे शहर पे ऑटो का कब्जा हो गया। ऑटो स्टैंड जगह जगह बनाए गए, लोग ऑटो से चलना प्रेफर करते थे। लेकिन ये पेट्रोल के होते थे, पैसा लगता था, इनका किराया थोड़ा महंगा था, लेकिन चूंकि समय बहुत कम लेते थे, दुर्गम छोटी पतली गलियों में भी चले जाते थे, इसलिए लोग इसका प्रयोग करते थे। रिक्शे जो पहले टेम्पो से पहले चलते थे, टेम्पो में आधे हुए, फिर उसके भी आधे हो गए। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ वो हुआ ई रिक्शा का, इलेक्ट्रिक रिक्शा का। 75 से 80 हज़ार की इसकी बनी बनाई किट शहरों में मिल जाती है। उसको असेंबल करने वाले 3-4 हज़ार रुपये लेते हैं। 80-85 हज़ार में बढ़िया अच्छा ई रिक्शा तैयार हो जाता है। बिजली से इसकी चार्जिंग होती है, लिहाजा ये लोग चोरी छिपे इलेक्ट्रिक पोल से सीधे वायर निकालकर चार्जिंग पॉइंट बना लेते हैं। एक एक चार्जिंग पॉइंट में 15-15, 20-20 ई रिक्शा चार्ज कर लेते हैं। कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं, कोई डीजल का खर्चा नहीं। रात भर अगर चार्ज कर लिया तो पूरा दिन आराम से सवारी ढो सकते हैं। 6 आदमी और आगे एक आदमी मिला लें तो 7 आदमी इसमें भी बैठ सकते हैं। थोड़ी सी गति इनकी ऑटो से उससे थोड़ी कम होती है, लेकिन शहरों में जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है उनके लिए ये गति आराम से पूरी हो जाती है। चूंकि कोई खर्चा नहीं, इसलिए बहुत सस्ता किराया है। पब्लिक इन पर टूट पड़ी और ऑटो, रिक्शा, टेम्पो ये सब गायब हो गए। अब इसके साथ समस्या क्या है? टेम्पो और ऑटो ये दोनों मोटर व्हीकल एक्ट में जो मोटर की डिफिनीशन है उसमें कवर होते थे। तो जब उसमें कवर होते थे एमवी एक्ट में, तो इनके ड्राइवर्स को ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता था। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निर्धारित उम्र 18+ है, यानी जो टेम्पो और ऑटो चलाने वाले लोग थे वो 18 से 20 साल, 25 साल, 30 साल और कभी कभी बहुत पुराने लोग भी चलाया करते थे। ई रिक्शा एमवी एक्ट की जो डेफिनेशन है व्हीकल की उससे कवर नहीं होता। इसीलिए
इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की बाध्यता नहीं है चलाने वाले के लिए। और यही कारण है कि आधे से ज़्यादा ई रिक्शा चलाने वाले नाबालिग बच्चे हैं। आप आइंदा से कभी अपने शहर में जहाँ बहुत काफ़ी ट्रैफिक हो वहाँ नज़र दौड़ाइएगा। टेम्पो और ऑटो बहुत कम हो गए। आउटस्कर्ट्स पे जो स्टैंड हैं वहाँ शायद 20-25 किलोमीटर जाने के लिए लोग उनका इस्तेमाल करते हों, लेकिन लोकल चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ ई रिक्शा का इस्तेमाल होता है। चलाने वालों पे नज़र डालिएगा, उनकी उम्र आपको कभी भी किसी भी उसमें 16 साल, 14 साल, 15 साल भी दिख जाएगी। कोई जो उनका जो खर्चा है ओरिजिनली जो उन्होंने किट खरीदी है उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। न रजिस्ट्रेशन करवाना है, न ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, न डीजल खरीदना है उसमें भरवाना है, न पेट्रोल भरवाना है। चार्जिंग करनी है वो भी फ्री की। कम किराया लेते हैं। कहीं कहीं नगर निगमों ने जहां बहुत भीड़, जैसे अलीगढ़ और मेरठ में इनका बड़ा आतंक है। चलने नहीं देते आपको। आप अपनी किसी प्राइवेट वाहन से हैं, चल नहीं सकते। वहां नगर निगमों ने रूट तय करके इनका नंबर दे दिया है, लेकिन फिर भी नहीं, ये चूंकि एमवी एक्ट में कवर नहीं होते इसलिए कोई टैक्स नहीं देते। कहीं कहीं पर नगर निगमों ने थोड़ी सी इन पे लगाम लगाने की कोशिश की कि भाई इनके रूट निर्धारित कर दिए जाएं। इन पर बड़ा बड़ा लिखवा दिया, रूट नंबर 6, रूट नंबर 5, रूट नंबर 20, ताकि ये अपने रूट से दूसरे रूट में जाके अतिक्रमण न करें और इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहें पूरे शहर में। लेकिन फिर भी आपको स्टेशन के पास, बस अड्डे के पास इनका जमावड़ा मिल जाएगा, इतनी सब कोशिश करने के बावजूद भी। लेकिन जो सबसे खराब बात इसमें है वो ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस की बाध्यता न होने के कारण नाबालिग बच्चे इसको चलाते हैं। बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं। मैं अपने सभी मित्रों से, सुनने वालों से ये कहूँगा कि इस पर नज़र आप ज़रूर अब की बार जब कभी सड़क पर निकलें तो इसको देखिएगा कि कितने कम उम्र के बच्चे इस ई रिक्शा को चलाते हैं। और इसी कारण से इस बीच में जब से ये ई रिक्शा चलने लगे हैं तो ई रिक्शा को लूट कर, चालक की हत्या करके लूटने की बहुत घटनाएं हुई हैं। मैंने अलीगढ़ में जो आपको क्राइम के बारे में बताया था उसमें 2 एपिसोड सिर्फ ई रिक्शा चालकों की हत्या के बारे में बताया था, जहां एक गैंग ने 10 से 12 बच्चों की, इसी तरह नाबालिग बच्चों की हत्या करके और उनके ई रिक्शा को लूट लिया था। दूसरा, ई रिक्शा चालकों के साथ समलैंगिक दुर्व्यवहार। इन दोनों अभियुक्तों ने इस केस के ये बताया कि वो एक तो नशे के आदि, दूसरे पोर्नोग्राफिक, जो इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी देखने के एडिक्ट थे। रोज सुबह तैयार होके इस तरह के टारगेट ढूंढा करते थे और लगभग हर दिन उन्हें अपने टारगेट मिल भी जाते थे। उनके साथ जोर जबरदस्ती करते थे और लोक लाज के भय से वो लड़का न तो परिवार में बताता था, न थाने पर कभी जाता था। ऐसी जो इसने घटनाएं बताई वो थाने की संज्ञान में नहीं है, उन बच्चों के परिवार वालों के संज्ञान में नहीं है। चूंकि वो अपनी कमाई के लिए निकलते हैं तो इसलिए हर रोज लगभग ये जो है अटेम्प्ट करते हैं। तो इनसे पूछा गया दोनों से कि भाई आखिर तुमको कैसे पता लगता है, तुम किस तरह से अपना टारगेट चूज करते हो। तो बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने कहा साहब हम लोगों में एक शब्द प्रचलित है, मुलायम चारा। सॉफ्ट टारगेट को ये मुलायम चारा कहते हैं। शरीर से दुबला पतला हो, सॉफ्ट हो, कम उम्र का लगता हो, तो ये लगता है कि इसके साथ अगर हम दुर्व्यवहार करेंगे तो ये कहीं कहेगा नहीं। लगभग रोज इस तरह के टारगेट ढूंढने वाले उन बच्चों को भी आइडेंटिफाई किया गया है। चूंकि वो इस तरह के किसी अपराध में अभी तक नाम नहीं आया था। उझानी में अनिरुद्ध सिंह ने
इस तरह के सभी लोगों को बुलवा के, जो ये ऑटो रिक्शा के, ई रिक्शा के जो ड्राइवर थे, उन सब की काउंसलिंग भी की है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सबसे पहले जो व्हीकल की डिफिनेशन एमवी एक्ट में है मोटराइज व्हीकल के लिए, इसको भी इसकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार एमवी एक्ट में शामिल किया जाए। एमवी एक्ट में शामिल करेंगे तो चलाने वाले को ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा, तो चलाने वाला 18 प्लस का होगा। दूसरा, पॉर्न साइट्स के बारे में मैं बहुत बार कह चुका हूं, इन्हें हर हाल में बंद करना होगा, सबको सावधान रहना होगा, निगाह अपनी थोड़ी सी बच्चों की तरफ कड़ी रखनी पड़ेगी। समाज में भी इधर उधर ऐसे लोगों पे निगाह रखनी पड़ेगी। दूसरा, एनजीओज जो बच्चों को डील करते हैं, एनजीओज जो ट्रैफिक को डील करते हैं, वो और पुलिस अधिकारी जो ट्रैफिक डील करते हैं, अब चूंकि वो इलीगल नहीं कर रहे हैं, वो न तो बॉन्डेड लेबर की श्रेणी में आएंगे, न ही चाइल्ड लेबर की श्रेणी में आएंगे। साबित करने को तो जबरदस्ती उनको चाइल्ड लेबर आप साबित भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने जीविकोपार्जन के लिए, उनके घर वालों ने भी उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, न किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, न किसी ठेकेदार के लिए काम करते हैं कि उनसे ज़बरदस्ती ये कर, वो अपने घर परिवार के जीविकोपार्जन के लिए पैसा बहुत आराम से, लोन 70-80 हज़ार रुपये मिल जाता है, और ये हर दिन वाली किस्त ये जमा करते हैं, या कोई वीकली कभी कभी करते हैं, और बहुत जल्दी ये 70-80 हज़ार वो पूरा कर लेते हैं। ई रिक्शा उनका हो जाता है, अपने घर पे खड़ा करते हैं, अपने सुविधानुसार चलाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो इनको समझाना ही एक रास्ता है, इनको एजुकेट करना कि अकेले में इस तरह से एक लड़के की सवारी लेके न जाएं, एक आध बुजुर्ग साथ में रहे, एक आध महिला अगर बैठती है साथ में तो उसको, या ऐसे यंग 3-4 लड़के अगर कहीं जा रहे हैं और उनके बारे में जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो बता दिए जाएं, और उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, न ले जाएं, बहुत लंबी दूरी पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मोहल्लों में जहाँ इनके स्टैंड हैं या जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तक ले जाएं, छोड़ के चले आएँ। बहुत ढेर सारी सावधानियाँ हैं, तो इनको एजुकेट करने की आवश्यकता है। तो आज की घटना में 2 काम पिपासुओं, नर पशुओं या उनको नर भक्षियों ने एक बहुत ही मासूम जिंदगी ले ली, हत्या कर दी, दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। इन काम पिपासुओं को यह भी नहीं पता लगा कि ये मर गया बच्चा। ऐसा घृणित काम इन लोगों ने किया है, और इनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, समाज को सावधान रहने की ज़रूरत है। कल के कमेंट बॉक्स में 2-3 कमेंट हमने पढ़े हैं। एक श्री गौरव यादव जी ने लिखा है कि आपकी कहानियां नकली सी लगती हैं, आप जो एसओपी फॉलो करते हैं उसे आसानी से बीट किया जा सकता है। इत्र लगाकर डॉग को बीट कर सकते हैं और मोबाइल घर पर रखकर सर्विलांस वालों को बीट कर सकते हैं। गौरव जी, आदरपूर्वक कहना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो मोबाइल अपने घर पर भी रख कर आएगा तो भी पिछले 1 साल में, 1 महीने में जिससे इससे बात हुई है, जिससे इससे संपर्क हुआ है, हर एक आदमी से, समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि वो घर पर चले आए तो कभी पकड़े नहीं गए। रही बात डॉग स्क्वाड की, आज की घटना में डॉग कुछ नहीं कर पाया क्योंकि लाश सड़ चुकी थी और उसकी जो दुर्गंध थी वो उसने ह्यूमन स्मेल को ओवर पावर कर दिया था। और मैंने अब तक सिर्फ एक प्रकरण ऐसा बताया है जिसमें कत्ल करने वालों ने घर में और अपने ऊपर इत्र छिड़क कर उसको डॉज करने की कोशिश की। और दूसरा जो आप कह रहे थे कि आप जो एसओपी फॉलो करते हैं, ये मेरी एसओपी नहीं है, पुलिस की एसओपी है। यूपी पुलिस नहीं, देश भर की पुलिस इसी एसओपी को फॉलो करती है। कभी 2-1 चीज़ें कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। जो ज़्यादा एडवांस ज़िले हैं, जिनके पास ज़्यादा संसाधन हैं, यही एसओपी है, यही फॉलो करनी ही करनी है।
वरना ट्रायल में बहुत मुसीबत होती है, बहुत दिक्कत होती है। दूसरा, यामिनी श्रीवास्तव जी ने कहा कि डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता था, जिससे उसको ये बताया जाता कि नहीं, ये उसी की बच्ची है जिसके साथ उसने बलात्कार करके हत्या की है। यामिनी जी, पुलिस के पास तो ये बात तब आई जब बच्ची की हत्या हो चुकी थी। ये बात सही है कि अगर उसको शक था, उसे किसी से बात करके डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए था। दूसरा, अभी पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन में ये श्योर नहीं है कि जो बात ये बता रहा है वो सही भी है कि नहीं है। उस पर शक करना कि ये हमारी बच्ची है कि नहीं है, जब पहले उसका कोई व्यवहार इस तरह का नहीं आया था, तो अचानक उस दिन उसको कैसे दिमाग में आ गया कि हमारी बच्ची है कि नहीं है। लेकिन क्राइम को एस्टेब्लिश करने के लिए ये तय हो गया कि इसी ने बच्ची के साथ बलात्कार किया और इसी ने बच्ची की हत्या की। सारे फॉरेंसिक एविडेंस यही कहानी कह रहे थे। अगर पहले पुलिस के संज्ञान में ये बात आई होती कि हमारी ये बच्ची है, 8 साल की हो गई है, मुझे ऐसी शंका है, तो जरूर डीएनए टेस्ट कराया जा सकता था। श्री महेश बिष्ट जी ने कहा कि नक्शा नजरी के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए साहब, नक्शा नजरी, हम आप अगर घटना पे गए हैं, किसी भी घटना पे, तो हमें पता है कि पूर्व में नीम का पेड़ है, पश्चिम में एक्स का मकान है, दक्षिण में वाई का मकान है, बीच में ये रास्ता है, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है। लेकिन अदालत जब इसको सुनवाई करती है तो उसके सामने तो कोई ये बताने वाला नहीं है। अगर पुलिस या जो प्रोसिक्यूशन की साइड है वो ए बताएगी, तो डिफेंस का लॉयर बी बताएगा। इसलिए हर घटना स्थल का एक स्केच तैयार किया जाता है, लाइन स्केच, जिसमें अप्रॉक्सीमेट दूरी, यानी इस घर से इस घर के बीच में 8 फीट, 4 फीट, 2 मीटर, और एक ओवरव्यू रहता है कि साहब इस तरह का घटना था, इधर से जो जिसका कत्ल हुआ वो इधर से आया था, जो कातिल थे वो इधर से आए थे, आने का जाने का रास्ता भी उसमें बनाया रहता है। इसको नक्शा नजरी कहते हैं। नजरी का मतलब उस वक्ती नक्शा, यानी उस वक्त जिस समय ये घटना हुई होगी, जहां पर हुई होगी, उसका एक लाइन स्केच ये आईओ बनाता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ये कर्तव्य होता है कि वो घटना का निरीक्षण करें और घटने की नक्शा नजरी बनाएं। इसको नक्शा नजरी कहते हैं। हमारे ख्याल से आज की घटना के बारे में जो मैंने अपने विचार रखे हैं, आप उससे सहमत होंगे। नहीं सहमत हैं तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।